प्रदेश में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के पूर्व बीजेपी नेता के बेटे समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने आज चार्जशीट दाखिल कर दी है। एडीजी वी मुरुगेसन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट में 100 गवाह बनाए हैं, वहीं 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य भी शामिल किए हैं। चार्जशीट आईपीसी की धारा 302, धारा 201, 120B, 354 क और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत फाइल की गई है। इसमें तमाम वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है। अभी चार्जशीट अभियोजन कार्यालय में भेजी गई है। 22 दिसंबर को आरोपियों की गिरफ्तारी के 3 माह पूरे हो रहे हैं। इससे पहले चार्जशीट दाखिल होनी जरूरी थी। इसके बाद अब मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा। वीआईपी का नाम पता करने के लिए एसआईटी ने आरोपियों के नार्को टेस्ट की अनुमति भी कोर्ट से मांगी है। पुलकित और सौरभ भास्कर ने तो हामी भर दी थी, लेकिन अंकित ने 10 दिन का समय मांगा। इसकी सुनवाई 22 को ही होनी है। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने शनिवार को 5000 के एक इनामी वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। पहिया पौड़ी बलुआ कोट निवासी किशन सिंह वर्ष 2016 से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। एसओजी प्रभारी हेम तिवारी ने चार्ज लेते ही पहली सफलता हासिल की। लोगों को ठग कर पैसे वसूलने वाले किशन सिंह के खिलाफ देहरादून और बरेली में भी विभिन्न मुकदमे पंजीकृत हैं। जितनी तेजी से आम जनमानस सोशल मीडिया से जुड़ रहा है, उतनी ही तेजी से अब इसके कारण होने वाले अपराध भी बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अक्सर साइबर क्राइम की खबरें सामने आती है, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद खून खराबे में तब्दील हो गया। दरअसल घटना पटेल नगर थाना क्षेत्र की है, जहां 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे 5 दोस्तों के बीच इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद खून खराबे तक पहुंच गया। छात्राओं ने 5वें को पहले तो जमकर पीटा और फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान छात्र को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारों आरोपितों को पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने पकड़ लिया है। उनमें 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल चाकू के साथ 2 बाइक भी बरामद कर ली है। एसआई मोहन सिंह ने बताया कि एसजीआरआर में पढ़ने वाले शाहवेज नजर अब्बास व एक नाबालिग, जीआरडी में पढ़ने वाला एक नाबालिग और हिल्टन स्कूल में पढ़ने वाला छात्र मोहम्मद कैफ आपस में दोस्त हैं। पांचों के बीच इंस्टाग्राम पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बीते बृहस्पतिवार को मोहम्मद कैफ ने अपने दोस्त को लेने के लिए शिमला बाईपास गया हुआ था। इसी दौरान 2 बाइकों पर शाहवेज नजर अब्बास और 2 नाबालिग भी पहुंच गए। पहले तो सभी चारों छात्रों द्वारा मोहम्मद कैफ से बात करने लगे। देखते ही देखते एक दूसरे को गालियां देने लगे। विवाद इतना बड़ा कि मारपीट होने लगी। इस बीच एक नाबालिग छात्र ने जेब से चाकू निकालकर मोहम्मद कैफ के सीने और पेट में वार कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से कैफ को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज देखकर हमलावर छात्रों की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने शुक्रवार को नामदेव कॉलोनी के पास से सहवेज निवासी आजाद कॉलोनी, नजर अब्बास निवासी शक्ति विहार कॉलोनी, जिहवरे हेड़ी व 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया। चारों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन दिनों भारत चीन के बीच तनाव की खबरों को लेकर देश में जहां सियासत तेज है, वहीं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का एक गाना बेशर्म रंग पर भी बवाल मचा हुआ है। इन दोनों मुद्दों पर हर कोई अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में अमरीश कुमार की जयंती कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर करण मेहरा ने कहा कि भाजपा केवल पाकिस्तान का विरोध करती है, जबकि असली खतरा भारत को चाइना से है। पाकिस्तान को तो जब चाहे केवल गढ़वाल रेजिमेंट 2 मिनट में जाकर खत्म कर देगी, लेकिन चाइना इस समय देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। आज सीमाओं से 74 किलोमीटर अंदर चाइना पहुंच चुका है। वहीं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी पठान पर हो रहे विवाद पर भी करण मेहरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। करण मेहरा ने कहा, मुझे कहते हुए भी अजीब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस
गाने में बेशर्मी का विरोध नहीं कर रही बल्कि दीपिका पादुकोण की भगवा कलर की ड्रेस का विरोध कर रही है। असली भगवे का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिन्होंने अपने चुनाव प्रचार में भगवा ऐसे लोगों के हाथ में पकड़ा है जो रात को दारू पीकर उस भगवे से अपने हाथ और मुंह पोंछते हैं, उसके बाद उस कपड़े को गाड़ी साफ करने के लिए उपयोग करते हैं। रणजी ट्रॉफी के सीजन 2022-23 में उत्तराखंड के स्पिन गेंदबाजों ने क्रिकेट की भाषा में कहर बरपाते हुए उत्तराखंड को शानदार जीत दिलाई। उत्तराखंड ने नागालैंड की क्रिकेट टीम को केवल 25 रनों पर ऑल आउट कर दिया और मुकाबले को 174 रनों से जीत लिया। नागालैंड दूसरी पारी में 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 25 रनों पर ढेर हो गई। स्पिनर मयंक मिश्रा ने 5 और स्वप्निल सिंह 4 विकेट लेकर नागालैंड को बुरी हार के लिए मजबूर कर डाला। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में एक पारी का ये 7वां सबसे कम स्कोर है। नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम में उत्तराखंड और नागालैंड के बीच खेले गए मुकाबले में उत्तराखंड के लिए पहली पारी में कुणाल चंदेला ने 16 चौकों की मदद से सबसे अधिक 92 रन बनाए, जबकि दीक्षांशु नेगी ने भी 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 83 रनों की शानदार पारी खेली। इस तरह उत्तराखंड ने पहली पारी में 282 रन बनाए। इसके बाद नागालैंड ने दूसरी पारी में बल्ले से धमाल मचाते हुए 389 रनों का स्कोर खड़ा कर डाला। नागालैंड की ओर से पहली पारी में श्रीकांत मुंडे ने 368 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 161 रनों की बेमिसाल पारी खेली। इस तरह नागालैंड ने पहली पारी के आधार पर उत्तराखंड के सामने 107 रनों की बढ़त बना ली थी, मगर यहां से उत्तराखंड के बल्लेबाजों ने पहले मैच को पलटा और दूसरी पारी 7 विकेट के नुकसान पर 306 रन बनाकर घोषित की। स्वप्निल सिंह ने 106 गेंदों में 2 चौके और 6 छक्के लगाते हुए 88 रनों की नाबाद पारी खेली। इस तरह उत्तराखंड ने नागालैंड को 200 रनों का लक्ष्य दिया। दूसरी पारी में नागालैंड जब बल्लेबाजी करने उतरी तो बल्लेबाजी में 88 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले स्वप्निल ने गेंदबाजी में धार दिखाई और 4 विकेट चटकाए, जबकि उनके साथ ही मयंक ने भी 5 विकेट लेकर नागालैंड के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया। इसका असर यह हुआ कि नागालैंड के 7 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद पूरी टीम 25 रनों पर ही सिमट गई। इस दौरान नागालैंड के 7 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके, जबकि सिर्फ एक बल्लेबाज ही 10 रन बना सका।